Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that what do you mean by center of mass of system? Prove that center of mass of system moves as all the mass of system was concentrated at center of mass and all the external force acting on it system were applied directly at this point. देखो बच्चों, यहाँ पर की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में डेफिनेशन भी दे रखी है सिस्टम, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास. डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट. हाइपोथेटिकल पॉइंट ठीक है, जो बच्चों ऐसा बिहेव करता है जैसे यहाँ पर कि सारा का सारा सिस्टम का मास बच्चों कंसंट्रेटेड है, where all the mass of system can be assumed to be concentrated. अब क्यों अज्यूम कर सकते हैं बच्चों? कंसंट्रेटेड है, जिससे बच्चों जो आपके लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं वो पार्टिकल पर लागू होते हैं. तो जस्ट ऐसा मान सकते हैं जिससे बच्चों आपका कि सारा का सारा मास, जो सारे के सारे मास उसी पॉइंट पर है और जो सारे के सारे फोर्सेस हैं उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना है. कंसंट्रेटेड एंड ऑल द फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हो बच्चों, ज़्यादा सही है. ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट. मान लो बच्चों एक बॉडी में मान लो, ठीक है, एक सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, सबका अलग अलग मास है बच्चों. तो अब सारे का अलग अलग अगर आप मोशन देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो सारे को आप सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो जहाँ पर सारा का सारा मास बच्चों उस पार्टिकल में है और सारे के सारे फोर्सेस उसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं. तो ये कहते हो आप, इस पॉइंट को क्या कहते हो? सेंटर ऑफ मास. अब देखो यहाँ पर सोचो बच्चों, कह रहा है कि आपका प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ मास मूव करना है जिससे सारा का सारा मास वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो. तो देखो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखो. आपको पता अगर मान लो कई पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, मान लो m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है. सिमिलरली इसी तरह बच्चों m3 है, इसका पोजीशन r3 है, और या mn है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? rn है. तो जो बच्चों सेंटर ऑफ मास लिखोगे क्या लिखोगे? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn अपॉन क्या लिखोगे? m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट क्या लिखोगे? mn. अब देखो m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn क्या है बच्चों? आपने पूरा का पूरा मास ऐड कर लिया. तो ये क्या होगा बच्चों? इसको आप कैपिटल M लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ सिस्टम. ठीक है, तो ये कैपिटल M से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो बच्चे क्या? m इंटू आर सी, इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आपका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा आपका? mn rn. अब बच्चों इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो r का डिफ्रेंशिएट करो क्या आ जाएगा? VCM आ जाएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? m1 v1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका? m2 v2 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा आपका? mn vn आ जाएगा. ये आ जाएगा. एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, m इंटू ए सी एम क्या आ जाएगा आपका? m1 a1 आ जाएगा, प्लस m2 a2 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट क्या आ जाएगा आपका? mn an आ जाएगा. ये आ जाएगा बच्चों. अब देखो m1 a1 आपको क्या बताता है? आपने जो पढ़ा होगा, मान लो कोई न्यूटन्स जो लॉज हैं वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है बच्चों. मान लो कोई मास है, पॉइंट मास, इसका मास m है और इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है आपका? m, ठीक है, एफ नेट लग रहा है. तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा अगर मान लो a है तो एफ नेट क्या होता है आपका? m इंटू ए होता है.
पर आप वेक्टर साइन भी लगा दो। तो ये होता है बच्चों। तो M1 A1 क्या दिखा रहा है बच्चों, देखो इस पर जो आपका M1 पार्टिकल है, ठीक है ना, जो M1 मास का पार्टिकल उस पर लगने वाले नेट फोर्स को ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, M1 A1 का मतलब क्या हुआ, देखो पहली बात तो इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है, वो दिखाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस आपका जो अदर पार्टिकल्स लगा रहे होंगे फोर्सेस वो भी दिखा रहा होगा आपको। तो क्या लग रहा होगा, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल, दोनों टाइप के फोर्सेस बच्चों इस पर लग रहे होंगे। पहली बात तो क्या है, एफ एक्सटर्नल क्या लिखा है बच्चों मैंने, जो सारे ठीक है ना एक्सटर्नल फोर्सेस बच्चों आपके लग रहे हैं M1 पर, और प्लस जो इंटरनल फोर्सेस लगा रहे हैं बाकी सारे पार्टिकल्स। अब सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस को जोड़ोगे, जो सारे बच्चों मासेस पर लग रहे हैं, तो मान लो उनका सम एफ एक्सटर्नल आ रहा है, और सारे इंटरनल फोर्सेस का सम मान लो एफ इंटरनल आ रहा है। इधर क्या आ गया आपका, MACM आ गया। एफ एक्सटर्नल क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, या ऐसा लिख दो, वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये क्या होगा बच्चों, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, ये होगा। अब देखो मान लो कोई मास जो है, ठीक है, इंटरनल मतलब क्या, वो जो मासेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मान लो M1 बच्चों M2 पर लगा रहा है, ये M1 है, ये M2 है। मान लो M1 M2 पर बच्चों F फोर्स लगा रहा है, तो M2 M1 पर क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, तो वो बच्चों कितना लगाएगा, -F लगाएगा। तो जो इंटरनल फोर्सेस है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे हमेशा। इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो एफ इंटरनल क्या हुआ आपका, वेक्टर सम सभी का 0 हो गया। तो MACM क्या आ गया बच्चों आपका, एफ एक्सटर्नल आ गया। देखो बच्चों इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस समझो आप, m क्या है बच्चों, टोटल मास है, और एफ एक्सटर्नल क्या है, सारे जो फोर्सेस का वेक्टर सम है। तो ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसे सिंगल पार्टिकल केस में मैंने आपको बताया कि एक पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स क्या लगे, एफ नेट लगे, तो और उसका मास m होता है, एक्सलेशन क्या होता है, ठीक है, अगर a होता है एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो जैसे सारा का सारा मास बच्चों क्या हो आपका, उसी पॉइंट पर हो, और एफ एक्सटर्नल क्या हो बच्चों, उसी पॉइंट पर ऐड कर रहा होगा। तो जो ठीक है ना, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बच्चों जो कहाँ पर है आपका, सेंटर ऑफ मास पर ही लोकेटेड है। तो देखो इक्वेशन हम लिख पाए ना, ये जस्ट लाइक पार्टिकल का इक्वेशन है, बट पार्टिकल का मास जगह बच्चों मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर पूरे सिस्टम का मास लिखा है। तो ये आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का बच्चों फार्मूला आ गया। और यहाँ पर देखो ये प्रूफ हो गया कि जैसे सारे एक्सटर्नल फोर्स बच्चों कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, वो आर अप्लाइड एट डायरेक्टली एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये है बच्चों आपका पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये बट क्या है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।